प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इसके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हींग फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के लिए क्यों ये व्यसन गढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो सुबह सुबह घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमघट, वो पढ़ना और पढ़ाना, वो लड़ाई झगड़े, वो सरल स्वभाव जिसे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की, प्रदर्शनों की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हों, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हों, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। ना नहाने की सुधि है, ना खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजावलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी ही चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वो पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं? हाँ, मेरा दांव दिए बिना नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूं? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। वो तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। ये सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद मैं नहीं जानता।
मुझे न्याय का बल था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने ना देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया, ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, ये बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी फूला न समाता था। लड़कों से जी उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूं। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वो शक्ति है जिसे हम, जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे हों, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहां खंडहर थे वहां पक्का मकान खड़े थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर बागीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गईं, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहबी ठाट में, रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक। भला पहचानूंगा क्यों नहीं? आप मजे में रहे? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूं। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेंप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेंपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था,